हेलो फ्रेंड्स। अब हम एनसीईआरटी का एक चैप्टर देखेंगे। साइंस में क्लास 9 में ये आता है। चैप्टर 9 है ये किताब का, और इसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो हम कुछ छोटे वीडियो के माध्यम से ग्रेविटेशन के चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन तो है ही, कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स और भी दिए गए हैं। ठीक है, प्रेशर, थ्रस्ट, फ्लोटेशन, बॉयंसी, ये सब लिक्विड से संबंधित है। तो हम पहले फोर्स एंड ग्रेविटेशन समझेंगे धीरे धीरे, और फिर हम मूव करके जाएंगे बाकी टॉपिक्स पर। इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी जितना हो सकता है थोड़े बहुत हम ले लेंगे। तो पहले हम ग्रेविटेशन जनरल आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको देखेंगे। फिर उसके जो फॉर्मूले हैं वो देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और फिर हम आगे का, हमने जैसे कहा फ्लोटेशन, थ्रस्ट, ये सब, प्रेशर, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं, और बोर्ड पे मैंने कुछ बेसिक से इलास्ट्रेशंस किए हुए हैं, ड्राइंग की हुई है। तो कहा यह जाता है कि ग्रेविटेशन पे जो अधिक काम जिसने किया, रिसर्च किया, वो थे आइजैक न्यूटन। इससे पहले हमने खासकर कि फोर्स वाले जो चैप्टर में, फोर्स एंड मोशन, मोशन एंड फोर्स वाले चैप्टर में न्यूटन के लॉज पढ़े। एक गैलीलियो का नाम भी आता है इसमें। तो गैलीलियो, न्यूटन, ये साइंटिस्ट जो थे करीब 17वीं शताब्दी में, कहते हैं 17th सेंचुरी, यानी कि 1650 या उससे पहले, ये इन्होंने इसके बारे में सोचा, ऑब्ज़र्व किया, और इन्होंने कुछ लॉज, कुछ अपने ऑब्ज़र्वेशन जो थे वो मैथमेटिकली भी, न्यूमेरिकली भी उनको लिखा, उनका फॉर्मूला बनाए। तो क्या होता है ये ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, कैसे हमारा ध्यान इस पर गया? तो कहा यह जाता है कि बहुत पहले से, मैं संक्षेप में इसको बता देता हूँ कि हम जो पृथ्वी के प्राणी हैं वो देखते हैं कि हमारे चारों तरफ आकाश है। हम चंद्रमा को देखते हैं, हम सूर्य को देखते हैं, हम तारों को देखते हैं, हम कभी कभी एस्टेरॉयड्स देखते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, बॉडीज़ हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो कि अंतरिक्ष में चल रही हैं, हम उनको देख पाते हैं। हमने देखा है, हमने कॉमेट्स को देखा है, हमने टूटते हुए सितारों को देखा है। तो ये एक हमेशा एक जिज्ञासा रही है कि ये कैसे चलते हैं, इनका मोशन कैसे होता है। और बहुत पहले एक धारणा ये थी कि पृथ्वी ही, चूँकि पृथ्वी का एक विशेष स्थान है, इसलिए पृथ्वी के चारों तरफ ही सारे ग्रह चलते हैं। ये जब बाद में टेलीस्कोप के द्वारा और भी छानबीन के द्वारा में जब ये पता लगाया गया कि पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सेंटर नहीं है, यानी कि पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ जाती है, सूरज भी घूमता है, इस तरह से। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। तो इससे बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन की बात आई, और ये भी बात आई कि ये मून जो है, जो जैसे चंद्रमा है, जैसे तारे हैं, वो जहाँ पे हैं वो वहाँ रहते कैसे हैं, वो गिर क्यों नहीं रहे हैं? अगर वो, इतना तो मालूम था कि वो पृथ्वी के चारों तरफ जा रहे हैं, हाँ, मून, इतना चंद्रमा के बारे में मालूम था। तो अगर जा रहा है तो कैसे घूम रहा है, कौन घुमा रहा है उसको? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई तार तो दिखता नहीं है, कोई रस्सी नहीं दिखती है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम जैसे किसी भी चीज़ को रस्सी से बांध कर अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो वो तो घूमती है, तब हमें मालूम है।
लेकिन बिना किसी कनेक्शन के, है ना, ये चीज़ कैसे घूम रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अम, और जो समुद्र में खासकर, नदी में भी, बस समुद्र में जो ज्वार भाटा आती है, यानी कि जो पानी ऊपर जाता है और फिर फिर नीचे आता है। रात को जब चंद्रमा निकलता है तो कहते हैं पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये इतना ख्याल था लोगों को कि भाई ये चाँद कुछ कर रहा है, पर चाँद इतनी दूर से ये फ़ोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है ये पहले समझ में नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे जैसे न्यूटन ने फोर्स, बल की फोर्स, दूर से ये फोर्स कैसे काम करता है, पास से ये फोर्स कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। तो उसे इन सारी बातों पर भी उसका ध्यान गया। और धीरे धीरे फोर्स के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसने उसके बारे में सोचा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके इतिहास अलग होगा, लेकिन हम देखते हैं जैसे कि अगर कोई भी चीज़ हम एक डिस्टेंस से, है ना, ऊंचाई से फेंकते हैं, गिरती है वो, है ना। पेन फेंका मैंने, मैं जब पेन को छोड़ता हूँ ना तो वो नीचे ही आता है, नीचे की तरफ ही गिरता है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा है। एक ये फिर जैसे हमने देखा कि चांद पृथ्वी की चारों तरफ जा रहा है, वो कैसे जा रहा है भाई, घूम कैसे रहा है। और हमें ये मालूम है कि हम अगर आजकल किसी वेइंग मशीन पे अगर खड़े हो जाते तो हमारा वेट आता है, इसका मतलब क्या है। तो न्यूटन को लगा कि ये जो फोर्सेस हैं, एक कि भाई जो हमने चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया, और जो चंद्रमा जो है पृथ्वी की चारों तरफ जा रहा है, तो ये जो किसी प्रकार का इसमें आकर्षण है, अट्रैक्शन है इन बॉडीज़ के बीच में। पेन नीचे की तरफ जा रहा है, पृथ्वी की तरफ, है ना, जो फाइनली पृथ्वी पर ही रेस्ट होगा। एक बैरियर वही है, हम पृथ्वी के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं। तो उसको ये लगा कि ये एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन के रीज़न से हो रहा है, कोई फोर्स है इनके बीच में जो हमें दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन वो उसको खींचती है, नीचे की तरफ खींच रही है। और पृथ्वी और मून एंड अर्थ के बीच में भी कोई फोर्स है जो उसको खींच रही है। भाई रस्सी से जब हम क्या कहते हैं किसी चीज़ को खींचते हैं, ये रस्सी से खींच रहे हैं तो बात अलग है, हमें मालूम है कि हमारे हाथ में वो चीज़ है, उसको हम खींच रहे हैं, कुछ फोर्स लगता है। लेकिन मून के बीच में तो कोई फोर्स है नहीं, कैसे खींच रहा है। तो उसने ये अंदाज़ लगाया कि इन सब के लिए एक आकर्षण शक्ति होती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उस फोर्स को उसने ग्रेविटी कहा, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है, इसका एक यूनिवर्सल लॉ होता है। कितनी बड़ी बात है ये कहने के लिए कि पृथ्वी पर तो आप कहिए कि, या पृथ्वी और चांद के बीच में आप कहिए कि एक फोर्स होता है जो दोनों बॉडीज़ को अट्रैक्ट करता है, अब उनके बीच में हुआ है। लेकिन उसने ये यूनिवर्सल लॉ बना दिया, यानी कि सारा जो ब्रह्मांड है, सारा जो यूनिवर्स है, not only moon and earth, not only sun and earth, beyond every body in the whole universe, every planet, every star, every comet, jitna bhi mass hai, they are always attracting each other. There is a force which exists between two of them. आप में अगर मास है तो आप एक और बॉडी को अट्रैक्ट करोगे, दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो इस चैप्टर में इसके बारे में ही डेवलपमेंट है, पर मैं शुरुआत बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत आपको बेसिक पहले बताया कि एक फोर्स होती है, फोर्स का नाम केवल ये आप ध्यान रखिए, ग्रेविटी होता है ना, ग्रेविटेशन उस चीज़ को कहते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट
एंड द अर्थ नीचे की तरफ आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ एंड मून, मून घूम रहा है, देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन देम, ग्रेविटी। आपका वेट, आप खड़े हुए हैं वेइंग मशीन पे, तो ये ग्रेविटी। अब क्या होता है कि जब आप, एक कॉन्सेप्ट और ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को घुमाते हैं रस्सी पे बांध कर, जब घुमा रहे हैं, सर्कल में घुमा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप ध्यान दीजिए कि अब आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर छोड़ देते हैं उसको ना, तो ये जो बॉल है लेट्स से, ये इस तरह सीधी उड़ जाएगी, ठीक है, ये और सर्कल में नहीं रहेगी, आप खींच ही नहीं रहे हैं। आप एवरी मोमेंट इस चीज़ को है, और उस फोर्स को जो आपकी उंगली पे लगती है, आपकी उंगली से धागा या रस्सी जा रही है एक बॉल तक, आप उसको घुमा रहे हैं, आप एक्चुअली इसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं। अगर आप पुल करना छोड़ देते हैं, आप छोड़ देते हैं ना किसी तरफ उस रस्सी को, वो पूरा बॉल ऐसे करके चली जाएगी। लेकिन आप उसको देखना, आप ऐसे ऐसे आप घुमाते हैं ना, आपकी उंगली भी घूमती सी रहती है, ऐसे 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 पतंग उड़ा रहे हैं ना अंदर की तरफ। तो इसको, ये जो फोर्स है, आप इसको जो पुल कर रहे हैं, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ उसको लाने वाली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो यहाँ पे ये लिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स। पिटल मतलब पंखुड़ी नहीं होता है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल, अंदर की तरफ आना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और न्यूटन ने ये भी कहा कि मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स होती है, जो फोर्स मून को एक राउंड ऑर्बिट में घुमा रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो अर्थ का अट्रैक्शन होता है। तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है। इसी वजह से ये जो अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो उसको ऑर्बिट में रख रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में रख रही है मून को, नहीं तो मून भी उड़ जाता, ठीक है। लेकिन इसी तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स है, बिकॉज ये दोनों में मास है, ओके। दैट इज वाई देयर इज एन अट्रैक्शन। इफ देयर इज मास, if there are two bodies anywhere in the whole universe which have mass, they attract together, ठीक है। मतलब टू ही नहीं, अगर और भी ज़्यादा हो तो अर्थ के बीच में एवरी टू बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये इस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने यहाँ पे केवल दो बॉडीज़ लगाई, यहाँ पे कोई भी बॉडीज़ हैं, ये अर्थ पर है लेट्स से, इनके बीच में एक फोर्स है जो कि कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। बहुत कम होती है, इसलिए ये दोनों अपनी जगह में बने रहते हैं, जैसे अर्थ पे हैं, अपने एक तरफ आ नहीं जाते हैं। लेकिन ये दो बॉडीज़ कहीं भी आप यूनिवर्स में, स्पेस में, किसी और प्लैनेट में भी आप लगाइए, इनके बीच में ये फोर्स हमेशा रहेगी। अगर इनका जो भी मास है वो चेंज नहीं होगा, तो ये फोर्स जो है इनके बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, यूनिवर्स में कहीं भी। दूसरा, अर्थ के लिए जैसे हम एक फोर्स की बात करते हैं, तो आप अगर अर्थ पे खड़े हुए हो, सॉरी दिख नहीं रहा ठीक से, आप अगर अर्थ पे खड़े हुए हो तो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स से, ये एफ है। आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि आप जो इस फोर्स से अट्रैक्ट करते हो, जो हमने ऊपर भी लगा रखा है, उसको हम वेट कहते हैं। सॉरी, अर्थ जो आपको अट्रैक्ट करती है उसको हम वेट कहते हैं। आप जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करते हो वो बहुत कम है, तो इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता कि अर्थ हमारी तरफ खींची हुई आ रही है, जबकि हम सॉर्ट ऑफ अर्थ की तरफ हमेशा बंधे हुए रहते हैं, एक फोर्स से, एक वेट से बंधे हुए रहते हैं। और आपने शायद कुछ वीडियो या फ़ोटो देखे होंगे कि कई सारे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो बाहर जाते हैं, वो उड़ते से रहते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर में। अगर मेरे पास वो फ़ोटो मिल जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि उनका क्या है, वो उनके पैर जो हैं, उससे वो जो अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है
उस वातावरण में वो हटा दिया जाता है और उसके कारण से वो फ्लोट करते हैं। समझिए बात। तो एक तरह से अर्थ हमें नीचे बांध कर रख रहा है। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूटोनियन जो फिज़िक्स है, न्यूटन ने जो फिज़िक्स बनाई या फिर जो हमें पेश करी, उसके मुताबिक ये फोर्स है। तो आपको ये याद करके रखना है। ग्रेविटी का बेसिक आइडिया ये है। पहले आपको याद रखना है, ये फोर्स एंड मोशन चैप्टर के बाद में आती है। न्यूटन जी वहाँ भी थे, न्यूटन के फोर्सेस वहाँ भी थे, लेकिन वो फोर्सेस केवल एक बॉडी पर भी हो सकते थे। और ज़्यादातर हमने देखा कि कोई अनबैलेंस्ड अगर कोई फोर्स हो, है ना, ये पेन है, इस पर दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाएगा अगर इक्वल है। जैसे ही मैंने एक कम किया, दूसरे को बढ़ाया, फोर्स बढ़ाया, है ना, इसका फोर्स कम कर दिया, बढ़ाया, ये मूव करने लगा, राइट, इस तरफ मूव हो गया। मैंने ये लेफ़्ट फिंगर का फोर्स बढ़ा दिया, इस तरफ मूव हो गया ये, हाँ, तब मोशन होता है इस तरह से, अनबैलेंस फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन अ मास। अब हम दूसरे लेवल पर गए। हम ये कह रहे हैं, या न्यूटन जी कह रहे हैं कि एनी टू बॉडीज इन द होल यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन दीज टू, ठीक है, जो कि इनको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम अगर इनको खड़ा कर देते हैं कहीं, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये एक तरफ जा रही है। वो मैग्नेट होते हैं तो अलग होते हैं, लेकिन कोई भी दो बॉडीज़ बहुत ही रेयरली अपने पास ऐसे मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की फोर्स जो होती है, वो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, इसके बाद में, वो बहुत छोटी होती है। तो उसकी वजह से ये ऐसे अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट्स अ फोर्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। तो ये इसका यूनिवर्सल लॉ है अट्रैक्शन का। इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी, है ना, इसका एक नाम है। खास करके जो फोर्स जो पृथ्वी किसी भी बॉडी के ऊपर में जो फोर्स एक्ट होता है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ पुलिंग इट डाउन। और इसका एक बहुत ही क्या कहते हैं, पॉपुलर एग्जांपल हम देखते हैं ग्रेविटी फोर्स का रॉकेट्स में, जो रॉकेट्स छोड़े जाते हैं, है ना। जैसे कहा कि जैसे ये हमने एक फिगर, इसमें ये चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, पर इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे दिवाली अब आ रही है, दिवाली में हम लोग सब रॉकेट भी उड़ाते हैं। पता नहीं आपने उड़ाए हैं कि नहीं। पटाखे होते हैं, उनको हम या तो ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर किसी बॉटल में रखते हैं, ऊपर की तरफ वो छोड़ते हैं। ये तो वाले रॉकेट होते हैं, लेकिन हमारा जैसे कंट्री का चंद्रायन सैटेलाइट गया था, वो सब रॉकेट पे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उन रॉकेट्स में इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वो जो अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स है ना, उसको एस्केप कर सकते हैं, तभी वो अंतरिक्ष में जाते हैं, नहीं तो वापस आ जाएंगे। जैसे कि हमारा पटाखों वाला रॉकेट है, वो शू जाता है, वापस आ जाता है। इतना पावरफुल रॉकेट हमारे पास नहीं होता है पटाखों वाला, जो कि अंतरिक्ष में चला जाए। उसके लिए स्पेशल रॉकेट चाहिए। बहुत बड़ा पटाखों वाला रॉकेट है जो इसरो बनाता है, जो अमेरिका वाले और बहुत लोग बनाते हैं, जो कि अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि उसको पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसको एस्केप करना होता है। तो पृथ्वी की ग्रेविटी एक फोर्स है हर एक बॉडी के ऊपर में, ठीक है। तो ये बेसिक है। हम नेक्स्ट में इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में जो भी चैप्टर में अलग अलग फार्मूला हैं, किस तरह से ग्रेविटी को और आगे बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में हमने जैसे कहा इस चैप्टर में और भी जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्रस्ट है, प्रेशर है, फ्लोटेशन है, ये सब उन पर जाएंगे, ठीक है। ओके, होप यू लाइक्ड इट।